अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में बारिशों ने तबाही फैला दी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 63 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 290 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बिलखुसूस और चकवाल में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। 423 मिलीमीटर चकवाल में, और क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसके नतीजे में तुग़यानी आई है और पानी घरों में दाखिल हो गया है। रावलपिंडी में 250 मिलीमीटर, इस्लामाबाद में 200 मिलीमीटर बारिश हुई है। और ये बारिश होने के बाद ना सिर्फ नदी नाले भर उठे हैं बल्कि उसके बाद पानी घरों में दाखिल हुआ, आबादियाँ तबाह हुई हैं, कब्रिस्तान में पानी गया है, सड़कों पे पानी आया है, और साथ ही साथ इस वक्त भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। जो पंजाब हुकूमत है उसका रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। पाक फ़ौज की तरफ से भी 57 लोगों को महफूज मकाम पे मुंतकिल किया गया है। फ़ौजी हेलीकॉप्टर भी दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल होते रहे हैं। बुनियादी सवाल ये है, बज़ाहिर तो ये कुदरती आफत लगती है, लेकिन जो इंतज़ामी कोताहियाँ हैं, और कुछ शहरों में बिलखुसूस रावलपिंडी की बात करें तो उसमें कुछ कोताहियाँ बिल्कुल रिवायत बन चुकी हैं और उस इलाके का हिस्सा बन चुकी हैं। नाला लई हर साल ये दूसरे साल भरता है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेरियाब आते हैं। और अभी जो नुकसान हुआ है इसके तदारुक के लिए क्या होगा, आज के प्रोग्राम में इस पर कुछ डिटेल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब आज का दिन जो है पाकिस्तान में जो सियासी अफ़ाम तफ़हीम है उससे मुतालिक बहुत अच्छा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले ख़बर ही आई है कि पंजाब असम्बली में जो हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियाँ थीं उनके बीच मुआहिदा हो गया है। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर रहमान के मुताबिक ये फार्मूला तय हुआ है कि जब लीडर ऑफ़ द हाउस यानी मरियम नवाज़ और अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर गुफ्तगू करेंगे तो इस दौरान किसी किस्म का कोई शोर और हुटिंग नहीं की जाएगी। अब ये जो मुआहिदा है इसके बाद लगता है कि स्पीकर साहब का जो जारहाना इक़दाम था 26 अरकान को डी-सीट करवाने वाला, उससे भी उन्हें पीछे आना पड़ेगा। दूसरा जो मामला रहा वो मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर। KPK में मुस्लिम लीग नून जो अक़लीती नशिस्त है JUIFA के हक़ में दस्तबरदार हो गई। PTIP और ANP के बीच जो टॉस हुआ है खातून की मखसूस नशिस्त के लिए, वो ANP ने टॉस जीता है। और इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन हैं उससे मुतालिक भी ये ख़बर आई है कि फार्मूला तय हो चुका है, जिसके मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसकी अक्सरियत है 6 नशिस्तें उसको मिलेंगी, जबकि 5 नशिस्तें अपोजिशन की जमातों को मिलेंगी। और अब खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे। ये सारी जो अफ़ाम तफ़हीम है बज़ाहिर एक पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर ये कितनी कारगर होगी। एक सवाल है कि क्या उस पर भी सर जोड़े जाएंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर रेलवे काबुल में हैं। जो अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन है उस पर भी पेशरफ़्त हुई है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर नैयर बुखारी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बारिशों ने तबाही फैलाई है, बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि कुदरती आफत है, लेकिन इंतज़ामी कोताही को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और पिंडी जो मुतासिर हुआ है, ज़ाहिर आबादी के लिहाज से उस रीजन का सबसे बड़ा शहर है, उसमें नाला लई फिर भर आया। मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ ये नाला लई भर आता है, ये मसाइल हल क्यों नहीं होते? देखिए, इसमें दोनों पहलू हैं। एक तो कुदरती आफत है, वो अमेरिका में भी आ जाए तो उस तबाही मचाती है और उसके तदारुक के लिए हुकूमतें बेबस नज़र आती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंतज़ामी इक़दामात से उन पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर ये हर साल का मामूल हो, मिसाल के तौर पर ये नाला लई की आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है, हर साल वहाँ उसमें सैलाब आ जाता है। बारिशें तो ज़ाहिर है हर साल होनी है, कभी ज़्यादा होंगी कभी कम होंगे, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि एक नाला है उसके लिए आप कोई ऐसे इंतज़ामात नहीं कर सकते, उसको चैनलाइज नहीं किया जा सकता, उसके इर्द गिर्द पुश्ते नहीं बनाए जा सकते, उसकी तबाही को रोका नहीं जा सकता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ना हो सके। हर हुकूमत हर साल इक़दामात करती है। पता चलता है कि जी बरसाती नाले बनाए जा रहे हैं, सफाई जो पहले से पड़े हुए बरसाती नाले वहाँ सफाई की जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और जब बारिश आती है तो पता चलता है कुछ भी नहीं हुआ है। लाहौर में हमने देखा है, ये पुराना लाहौर है, अंदरूनी शहर जिसको कहते हैं, जो वर्ल्ड सिटी है, ये सारा कुछ जो लाहौर शहर के दीगर इलाकों में होता है वहाँ क्यों नहीं होता? कई सौ साल पहले के जो बरसाती नाले हैं वो जितनी भी बारिश हो जाए
वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका मतलब है कि कई सौ साल पहले के जो सिस्टम बनाया गया वो आज भी कारगर है, और जो नया सिस्टम बनाया जाता है और हर साल जिस पर पैसे खर्च किए जाते हैं वो बेकार है, इसलिए कि उसमें करप्शन होती है, नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होता है, नाकिस मनसूबाबंदी होती है, और आर्जी नोयत के इक़दाम होते हैं जिसके नतीजे में ये मामलात होते हैं। लेकिन बहरहाल क्या किया जाए कि हम अच्छा फिर ये है कि ये कुदरती आफात हैं, फिर पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है। ये हुकूमत उस हुकूमत के ख़िलाफ़ लगी है, वो हुकूमत इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लगी है, ये जमात उसके ख़िलाफ़ लगी हुई है, तो उसकी वजह से भी तवज्जो काम पर नहीं होती, एक दूसरे को नीचा दिखाने पर ज़्यादा होती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, इरशाद साहब इस्लामाबाद रावलपिंडी के बासी हैं, यहीं इनकी सारी सिलसिला है, सियासत है, जंपल है, ख़ानदान आबाद है। बुखारी साहब, कुदरती आफत तो है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये पिंडी इस्लामाबाद के मामले पे इंतज़ामी कोताही कहाँ पे हुई है? शुक्रिया। गुजारिश यह है कि बिलाशुबा ये कुदरती आफत है। बारिशें हर साल होती हैं, कभी किसी साल ज़्यादा होती हैं। इस दफ़ा अर्ली मानसून था ऑब्वियसली, और ये कोताही जो है, ये इसकी बुनियादी वजह जो है, जो नेचुरल रास्ता है पानी गुज़रने का, उसको जब आप नैरो कर देंगे और बज़रिया इंक्रोचमेंट मकानियत हो जाएगी, तो फिर आप कहते हैं जी बारिशों का पानी घरों में घुस गया। तो ये तो म्यूनसिपल फंक्शन जो हैं जिस इदारे के, जब ये इंक्रोचमेंट हो रही होती है तो उस वक़्त क्यों नहीं रोकते, उस वक़्त मकानियत क्यों नहीं रोकते? जो एक पानी का राइट ऑफ वे है उसको यो महदूद क्यों होने देते हैं? और मैं समझता हूँ कि पिंडी की जो नाला लही रहा उसकी विड्थ पहले बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सैलाब मुतासर नहीं करता था, पानी मुतासर नहीं करता था। लेकिन आप I-10 से ऑनवर्ड डाउनवर्ड देख लें, जहाँ पे सवां कैंप पे जाके ये नाला लही गिरता है, कितनी मकानियत हो गई है। तो उस वक़्त ये जो हुकूमती एहलकार हैं ये आंखें बंद क्यों करते हैं, या इनकी मिली भगत से ये तामीरात होती हैं? इसी तरह ये जो नाला कुरंग है हमारा इस्लामाबाद में, इसमें भी इंक्रोचमेंट है। पहले इसकी बहुत विड्थ थी, लेकिन उस पर लोग मकानियत करते हैं, कागजात कहीं के लेते हैं, तामीरात कहीं कर लेते हैं। तो बुनियादी वजह ये नयाली म्यूनसिपल फंक्शन जो हैं ये प्रॉपर नहीं है। सेकेंडली, अर्बनाइजेशन से प्रॉब्लम ज़रूर होते हैं, और उसका भी है, लेकिन उसके लिए बर वक्त इक़दाम करने चाहिए। थर्डली, जो इशू है इंटरनेशनली भी हमने उठाया इसको, क्लाइमेट चेंज का। ये जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, इस दफ़ा भी आप देखें नॉर्दर्न एरिया में बड़े फ्लड्स आ गए हैं, जो ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं, स्नो मेल्ट हुई है, उससे पानी बहुत ज़्यादा नालों में और दरिया में आया है। तो इसका सदबाब के लिए हमा वक्त आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए, थ्रू आउट द ईयर आपको इस पे काम करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जब मानसून आने वाला हो तो आप ड्रेजिंग शुरू कर लें। भाई ड्रेजिंग तो करेंगे उसको, लेकिन जो उसको विड्थ कब कर दी गई है उसका जिम्मेदार कौन है? उसके रिस्पॉन्सिबल वो लोग भी हैं जिन्होंने वहाँ तामीरात की है। जी बिल्कुल। बुखारी साहब, ये फरमाएं कि ये क्या मामला है? ये किसी एक हुकूमत का मसला नहीं है, इस हुकूमत का भी है, उससे पहले की हुकूमतों का भी है, कि ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जा रही होती हैं उन एरियाज़ में, यहाँ हम लाहौर में भी देखते हैं दरिया रावी के किनारे और दूसरी जगहों पे, ये जो बन रही होती हैं, जो कराची में हमने देखा ये जो बिल्डिंग गिरी, उस वक्त गैर कानूनी तामीरात भी हो रही होती हैं, बग़ैर मंजूर नक्शे भी वो हो रहा होता है सारा कुछ। जो लोग ये काम करते हैं, ज़ाहिर बात है कि वो जो इदारे हैं बिल्डिंग के या हाउसिंग के, वो ज़िम्मेदार होते हैं। लेकिन कोई हुकूमत भी हो, खा मार्शल लॉ की हुकूमत भी हो, उनके सामने इतनी मजबूर क्यों होती है कि किसी शख्स को कभी सज़ा नहीं हमने मिलती देखी? देखिए, ये बुनियादी बात तो ये है ना कि ये जो अदारे हैं इनकी जो जिम्मेदारियां हैं अगर वो तरीके से निभाएं तो इंक्रोचमेंट नहीं होती। इस्लामाबाद में आप देख लें, ये सीडीए का अदारा है, इनका एनफोर्समेंट स्टाफ है, उसकी अपनी मिली भगत से लोग तामीरात करते हैं। जी हाँ। जिस जगह भी इंक्रोचमेंट है, स्टेट लैंड पे है, ये सीडीए का अमला मुलव्वस है उसमें,
ये मैं वसूख से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं लोकल हूँ। मुझे पता है कि कौन सी जगह स्टेट लैंड है और उसको उसकी अगर तामीरात है तो वो अगर इलीगल तामीरात है तो CDA के अमले की मिली भगत की वजह से है। और इसी तरह पिंडी में भी जो नाला लई के इर्द गिर्द आबादियाँ बनी हैं, तो म्यूनसिपैलिटी तो पिंडी में प्री पार्टीशन से है, तो इनको अमले को ये कोई खबर नहीं होती जब तामीरात को इलीगली करता है तो। नहीं, मेरा तो पॉइंट यही है ना कि ये तो होते हैं, ये CDA करता है, LDA करता है, बाकी कुछ करते हैं। जो हुकूमत क्यों नहीं कर पाती? हुकूमत उन लोगों के खिलाफ इक़दामात क्यों नहीं करते जिन्हें मंजूरी दी होती है, मिली भगत की होती है? देखिए, आप बात हुकूमत की करते हैं, हुकूमत भी इन्हीं अफराद पे मुश्तमिल होती है ना जी। हुकूमत ऊपर तो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लेकिन अमला तो यही सरकारी अमला है ना जी। इनके बारे में इनका एहतसाब नहीं होता। बाकी जो सोसाइटी की आपने बात की, बिलाशुबा एक बाय लॉज होते हैं हर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और उन बाय लॉज को उन पे अमल दरामद नहीं होता, या उनको रिलैक्स कर दिया जाता है, या उनको एक बेनिफिट दे दिया जाता है। तो अगर बाय लॉज बनाने वाले इस किस्म के बाय लॉज बनाए ताकि उनकी वायलेशन ना हो, और वो फोर्स ही करें कि जी 50 साल बाद इस शहर की क्या सिचुएशन होगी, 100 साल बाद क्या सिचुएशन, तो हमारे जो प्लानर्स हैं उनकी विजन होनी चाहिए। मसला ये है, आप नहीं समझते कि इसमें सियासी जमातों की भी गफलत है कि वो तो लोकल बॉडीज़ से इतराती हैं, लोकल बॉडीज़ की तरफ जाती ही नहीं हैं? देखिए, बिल्कुल लोकल बॉडीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट टीयर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, 3rd टीयर ऑफ द गवर्नमेंट है, और इसके लिए कई दफ़ा इंतखाबात कई साल होते ही नहीं हैं। अभी पंजाब में नहीं हुए, इस्लामाबाद में नहीं हुए, और लेकिन जब ये लोकल बॉडीज़ के अदारे होते नहीं तो उनके फंक्शंस किसके ज़िम्मे होते हैं? जिनके ज़िम्मे होते हैं कम से कम वो तो अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, बिल्कुल आप उन्हें कहें, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो MPA जाके तो खुद तो कंस्ट्रक्शन नहीं रुकवाता, लेकिन उसको एहतसाब करना चाहिए उस अमले का, जिस अमले की ये जिम्मेदारी है कि वो इलीगल इंक्रोचमेंट्स ना हो या इंक्रोचमेंट्स ना की जाए, वायलेशन बाय लॉज के ना हो, जो म्यूनसिपल फंक्शंस हैं वो दुरुस्त तरीके पे हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं करते तो फिर वो कोताही बरतते हैं और फिर ये सिचुएशन डेवलप होती है। अच्छा बुखारी साहब, अब सियासी मामलात पे आ जाएं। इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे KPK में, हुकूमत एक वहाँ है। अभी जो ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि सेनेट के जो इलेक्शन होने थे 11 सीटों के, उस पर इत्तेफाक राय हो गया है। एक तो जब एक इलेक्शन पे, सेनेटर्स के इलेक्शन पे इत्तेफाक राय हो जाता है तो सियासी जमातें बाकी कौमी इश्यूज़ पर क्यों इत्तेफाक राय नहीं करती, एक बात। दूसरा, जो हर चौथे दिन हमें ख़बर सुनने को मिलती है कि जी हम हुकूमत बदल रहे हैं, KPK में वज़ीर आला नाअहल हैं, कारकर्दगी सिफर है। तो आप समझते हैं कि अगर इस इत्तेफाक के माहौल में भी हुकूमत बदलने की कोशिश होती है तो ये PTI को एक सियासी शहादत देने के मुताबिक है? देखिए जी, जो गवर्नमेंट्स होती हैं और अपोजिशन होती है वो इशू टू इशू बात करते हैं। अगर वो कहे जी वो उनमें मुफाहमत हो जाए, तो फिर जब मुफाहमत हो जाए तो फिर ना ट्रेजरी बेंचेस की बात है, ना अपोजिशन की बात है, इशू टू इशू बात होती है। अभी ये इशू सेनेट के इलेक्शन का ये एक अच्छी एग्जांपल है। ये सबसे पहले 2012 में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने इनिशिएटिव लिया। मैं उस वक्त सेनेट में था, मैं लीडर ऑफ हाउस था उन दिनों 2012 में। तो एक फार्मूले के तहत वहाँ पे भी मुफाहमत हुई, और ये बड़ी कैलकुलेशन की बात है ना कि बंदे को पता होता है कि मेरे पास कितने MPAs है और मैं कितनी सीट्स प्रोपोर्शनेटली ले सकता हूँ, और अपोजिशन को भी पता होता है और गवर्नमेंट को भी पता होता है। अभी बड़ी सीधी सी सिचुएशन आ गई, और हमारा गवर्नर जो कुंडली है उसने तो बहुत पहले कहा था कि जी बैठ के बात कर ले। उसका एक बेनिफिट ये हुआ कि ट्रेडिंग जो है, जो एलिगेशन लगता है कि जी सेनेटर्स के लिए ट्रेडिंग होती है, कम से कम उसका एहतमाल नहीं है।
और ये बड़ा नीट क्लीन सा प्रोसेस हो जाएगा। अगर वो कैलकुलेट कर रहे कि उनकी कितनी सीट्स है प्रोविंशियल, हो अभी को 53 बनती थी अपोजिशन की आउट ऑफ 135, बाकी उनके पास थी, तो जनरल सीट्स थी 7 में से 4 पीटीआई को मिल गई, 3 अपोजिशन को मिल गई। तो इसी तरह मैं समझता हूँ बाकी भी सीट्स भी एडजस्टमेंट होगी, जो वुमेन सीट्स थी और जो माइनॉरिटी की थी। माइनॉरिटी की भी टॉस पे आ गई थी बात, लेकिन वो पीएमएलएन ने विड्रॉ कर लिया, तो वो जेजेओएफ को चली जाएगी। और एक सीट का, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली में एएनपी की स्ट्रेंथ जो थी और उसके साथ वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जो है उनकी स्ट्रेंथ बराबर थी और सीट एक थी और स्ट्रेंथ बराबर थी, तो वो टॉस पे हुआ, टॉस पे वो एएनपी को मिल गई है। तो मैं कहता हूँ इट इज़ अ गुड साइन, ये अच्छी बात है। हमारा सवाल ये तो हुआ है, लेकिन सवाल जो इरशाद साहब का भी था, आप इशू टू इशू चलते हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे बड़ा इशू है वो दहशतगर्दी है। उस पर भी अगर कोई पॉलिटिकल कंसेंसस होता है, अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ा इवेंट हो जाता है तो उसके बाद लोग इकट्ठे होते हैं, फिर उसको आया गया कर देते हैं। तो इन इश्यूज़ पे भी तो कोई कंसेंसस बिल्ड करें, इन पे भी तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना रोल अदा करना चाहिए। जहां अपने मफाद की बात आती है वहाँ सारे इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल इस पे है। देखिए जी, इस टेररिज्म पे बिल्कुल ट्रेजरी बेंचेस भी और अपोजिशन भी यकजा हैं, लेकिन उसके लिए जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को टैकल कर रहा है वो अपोजिशन का काम नहीं है, वो गवर्नमेंट का है। अपोजिशन सजेस्ट कर सकती है, अपोजिशन तावन का हाथ बढ़ा सकती है। आप मुझे बताएं कि जब वो फोर्सेस जो एक्सटर्नल फोर्सेस इस टेररिज्म के पीछे हैं, उस पर अपोजिशन का क्या रोल हो सकता है? अब आप देखें कि टीटीपी का क्या रोल है, और जो फितना उल हिंदुस्तान है या फितना उल हिंद है वो आपके सामने है। बीएलए जो है, बीएलए को कोई अपोजिशन सपोर्ट करती है या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? उनको तो वो फोर्सेस सपोर्ट करें जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और इसी तरह जब वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस पर डिस्कशन करती है, चीफ मिनिस्टर आते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास और वो ऑन बोर्ड होते हैं। बात यह है कि ये जो इंटरनल टेररिज्म नहीं है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस की इमा पे है, उनकी मावनत से है, उनके तावन से है। उसको क्रैश करने के लिए अपोजिशन अच्छा, और गवर्नमेंट। बुखारी साहब ये बताइए, मौलाना तकाजा कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस फेलियर है और वज़ीर आला को हटाया जाए और तब्दीली आनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी भी ये कहते हैं कि अपोजिशन के पास जब नंबर पूरे होंगे तो वो नो कॉन्फिडेंस मूव ले आएंगे। आप समझते हैं कि एक पार्टी जिसका मैंडेट है उसके वज़ीर आला को हटाया जाए और वहाँ पे कोई कोलिशन फार्मूला आ जाए, या उसको हटा के उसी पार्टी का दूसरा शख्स लाया जाए तो उससे कोई बेहतरी आ जाएगी? और पीपल्स पार्टी इस पे, पीपल्स पार्टी का फैसला क्या है इस पे? देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब ये क्वेश्चन करते हैं आप कि जी किसी चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए। आया ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आली बात है। ये राइट है प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर का कि अगर वो समझे कि जो चीफ मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव है वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ परफॉर्म नहीं कर रहा, या वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर गया, वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर गया, तो फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इसलिए प्रोविजन रखी थी कि जब कोई चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का या मरकज का नेशनल असेंबली में अपनी मेजॉरिटी लूज कर जाए या प्रोविंशियल असेंबली में चीफ मिनिस्टर लूज कर जाए, तो मैं तो आईनी बात समझता हूँ कि वो अपोजिशन हो या बाकी जो लोग विद इन ट्रेजरी बेंचेस हो उसको रिमूव कर दे। तो ये तो कंडीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। नहीं बुखारी साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये बात उस वक्त हुई है जब उनकी सीटें जो थी मखसूस नशिस्तें एक मुतनाज़ अदालती फ़ैसले के ज़रिए अपोजिशन को मिल गई। 25 वाले जो हैं वो 53 पे चले गए, वो वहीं का वहीं खड़े रहे। अभी चंद दिन पहले उन्होंने बजट पास कराया, उसके बावजूद बात इसलिए चली कि कुछ लोगों को इलेक्शन कमीशन है, यानी जो एक पार्टी है अक्सरियती पार्टी, उनके तमाम अरकान को आज़ाद करार दे दिया गया है। तो उसके बाद ये चलिए कि अब चूँकि उन पर पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट नहीं होता तो हम उनका ख़रीद फरोख्त करके या दबाव डाल के हुकूमत तब्दील कर सकते हैं। तो ये बात तो इस वक्त चली है, उस वक्त नहीं चली जब वो मेजॉरिटी लूज़ किया हो या बजट ना पास करा सके। देखिए अरशाद साहब,
इरशाद साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जी आप उसे डिफर तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन को आप रोक सकते हैं। रोका गया है यहाँ ऐसे सुप्रीम पहले। कोर्ट का एक जजमेंट है ना जी 8 जजों के फैसले को तो रोका गया ना, नहीं माना आप किसी उसको उस किसको भी नहीं रोका गया। ने। जो 8 जजेस का फैसला था उसको तो इलेक्शन कमीशन नहीं माना, अपोजिशन भी नहीं मानी। लेकिन 7 जजों के उस फैसले फैसले को implement रद्द किया जा किसने रहा किया? है। जी नहीं, बात सुने ना, उस जी। फैसले को सेट असाइड किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। 7 या तो आप कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी, जी या तो आप ये कहना कि जब आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से डिफर कर सकते हैं, उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को रुकवा नहीं सकते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ। अगर आपके पास कोई रिलीफ है तो आप सीख कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, या सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी कोई एडजुडिकेशन कर सकते हैं इस मुल्क में। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। भला वैसे आप ग्राउंड रियलिटी बुखार पे साहब- आपके बुखार पास साहब- कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। बुखार साहब, आप चूँकि कानूनदान भी हैं, सीनियर कानूनदान हैं, ये फरमाएं कि 10 रुकनी बेंच 13 रुकनी बेंच के फैसले को और 8 जजों के फैसले को 7 जज जो हैं वो नलीफाई कर सकते हैं। देखिए, बात सुने ये कि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना और 12 लोग आए, तो उन 12 लोगों में से जो जजमेंट उन्होंने एक रिटायर हो गए प्रॉबेबली, या उन्होंने रिक्यूज कर लिया, तो जो उसमें से जो मेजॉरिटी जजमेंट आई है, तो अगर आप एग्रीव्ड समझते हैं, चैलेंज दैट। लेकिन कहाँ चैलेंज करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज करेंगे ना। आप बैठ के अगर तबसरे करेंगे, आपके और मेरे तबसरे से हुकूमत वो जजमेंट अनडू तो नहीं होगी। नहीं, मैंने तो आपसे इसलिए सवाल मैं किया तो है, फॉलो करूंगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को। मैंने तो आपको सवाल आपसे कानूनदान के तौर पर ये किया है कि 13 रुकनी बेंच के फैसले को मैंने 10 कहा रुकनी जी, बेंच और 8 रुकनी 8 मैंने जजों के फैसले को 7 नहीं, बात था, जी जी देखे जी 13 रुकनी का बेंच, उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, 8-5 की जजमेंट थी। अभी जो जजमेंट था उस वक्त 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं थी। तो आपकी एक अपनी सोच तो विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन मैं तो उस फैसले को मानूंगा जो सुप्रीम कोर्ट का है, भला जी। मुझे पसंद हो ना हो, सही। लेकिन उसने इम्प्लीमेंट होना ही होना है। आप भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर आप एक गरीब समझते हैं तो चैलेंज दैट जजमेंट, सही अगर है। आपके पास कोई फोरम है तो। अच्छा बुखारी साहब, ये बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया और ये पिछले कोई 15 दिनों में दूसरी बार बहुत बड़ा इजाफा है। सनतकार 19 जुलाई को एहतजाज कर रहे हैं, जो FBR लेजिस्लेशन हुई है उससे वो मुतमईन नहीं हैं। PTI 5 अगस्त से तहरीक शुरू करना चाह रही है। आप नहीं समझते कि ये हुकूमती इक़दामात PTI की तहरीक को ख़ुद ईंधन फराहम कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी इस पर खामोश क्यों है? पीपल्स पार्टी कदम खामोश नहीं है जी। हमारा कंसर्न है, हमने तो जो करप्शन के इश्यूज क्रॉप अप हुए KPK में, उस पर बड़ा कैटेगोरिकली हमारी मौक़िफ़ पार्टी का बतौर सेक्रेटरी जनरल मेरा मौक़िफ़ है। चीनी का इशू है, मैं समझता हूँ कि ये मिसमैनेजमेंट है। ये कैबिनेट जो है ये मेरा ख्याल है ये फोर्स ही नहीं कर सकी, या इनकी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं थी, और ये क्राइसिस है, उस क्राइसिस का अल्टीमेटली इफेक्ट तो गवर्नमेंट पे होगा, क्योंकि अवाम और नास को जब तकलीफ होती है तो वो ऑब्वियसली उनका जो कंसर्न है वो अफेक्ट तो करता है गवर्नमेंट को। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। इस कैबिनेट को जो प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं उनको बड़ा थॉरो एग्जामिन करके ये डिसीजन एक्सपोर्ट का करना चाहिए था। अगर वो आज इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो भी IMF भी आड़े आ रहा है, लेकिन ये इंश्योर करना चाहिए कि आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, आपका फार्मर जो है, उसको भी आप उसके भी सहूलियात को मद्देनजर रखें, उसके बेनिफिट्स को रखें, और जनरल पब्लिक को भी जो कंज्यूमर है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अभी गवर्नमेंट को इस पे बड़ा बगौर जायज़ा लेके फैसला करना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिल सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के रिलीफ के साथ खड़ी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए। इंटरनेशनल प्राइसेस जो है, बिल्कुल उससे बड़ी तकलीफ़ है आवाम को।
लेकिन कल कोई जवाब दे रहे थे कि प्रीमियम की वजह से ये बढ़ी हैं, और कल उनका जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो जवाब दे रहा था। लेकिन इनकी अपनी स्टेटमेंट है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम होती हैं पर बैरल, तो उसका इम्पैक्ट जो है और उसका जो फ़ायदा है वो अवाम उन्नास को मिलना चाहिए। इस पर भी कैबिनेट को गौर करना चाहिए, ये भी उनके एडवर्स जाएगी। बाकी रहा 5 अगस्त की जो है एजुटेशन, वो उनका राइट बनता है, वो करें, एजुटेशन करें। आवाम की सपोर्ट अगर मिलती है तो ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल होंगे, लेकिन आवाम की अगर सपोर्ट नहीं मिलती तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। जैसे माजी में उनको सपोर्ट नहीं मिली, उनका एजुटेशन कामयाब नहीं हुआ। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, ये पंजाब असम्बली से मुतालिक जो खबर आई है कि मुआहिदा तय हुआ है हुकूमत और अपोजिशन के बीच, और कुछ SOPs भी तय हो गए हैं कि लीडर ऑफ द हाउस जब खिताब करेंगी तो फिर अपोजिशन शोर गुगा नहीं करेगी, और जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बोलेंगे तब भी कोई हंगामा नहीं होगा। खुश आइंदा, अच्छी बात है। एक तो ये पायदार है, आप समझते हैं कि इस पर अमल दरामद होगा, और अब ये जो बिज़नेस है वो बैक टू नॉर्मल होगा? देखिए, इस पे अमल दरामद होना चाहिए, दोनों के मफाद में है। ये बुरी रिवायात जो हैं, जिन लोगों को आज तकलीफ़ हो रही है उन्होंने ख़ुद डाली हैं। 2018 में ये तय हो गया कि जो अपोजिशन लीडर बोलेंगे कोई शोर नहीं मचाया जाएगा। अपोजिशन लीडर को तकरीर का मौका दिया गया, उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर की, और जब बारी आई वज़ीर आज़म की तो उन्होंने शोर मचा दिया और अपोजिशन लीडर ऐवान छोड़ के चले गए। अभी भी ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जब लीडर ऑफ द हाउस को डिफ़िकल्टी पेश आई है। तो अब ये अमल दरामद अगर होगा तो हुकूमत को करना पड़ेगा पहले। हुकूमत करेगी तो अपोजिशन तो मजबूर है, वो करनी पड़ेगी उसको। और लेकिन ये पायदार मुआहदा होना चाहिए, और ये जो दोनों साइड से जो बैठे होते हैं जोकर, उनको ये पार्लिमानी अखलाकियात को और उसका तकद्दुस जो है उसको खातिर में ज़रूर रखना चाहिए। फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल साहब, आपकी इमरान खान से मुलाकातें बंद हुई और उसके बाद फिर इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि मीडिया पे आके एक दूसरे पे ताने भी और इल्ज़ामात भी लगने लग गए। रीज़न क्या है? ये तूफ़ान आपने संभाल रखा था क्या? ये आपने मोर का पंख रख दिया था PTI में? शाह साहब, बात यह है कि PTI की जो क़यादत है वो नौमालूद है और सियासी इसरार और रमूज से वाकफियत नहीं रखती, और जिसकी वजह से वो दूसरों को बर्दाश्त भी नहीं करते। हम सियासी घरानों के लोग हैं, बचपन से हमने, मेरी तरबियत है, हम अपने मुखालफिन को भी साथ लेके चलते हैं जब ज़रूरत होती है। हम अपने उन दोस्तों को भी साथ लेके चलते हैं जो इख्तिलाफ राय रखते हैं हमारे साथ, क्योंकि सियासत में सबको साथ लेके चलना होता है। और आप ये कहें कि कोई तनख्वाहदार तो नहीं होता किसी का, सबकी इज्जत करनी पड़ती है, मुख्तलिफ राय के लोग होते हैं, उन सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में एक मुझे थोड़ा सा एज वो भी था। फिर बाकी जो सूरत इस वक्त है ये अंडर 19 नहीं, ये सब में किस को साथ लेके चले आप फैसल साहब? सिर्फ सियासत की बात कर रहे हैं या कहीं और भी कोई लोग सब में शामिल हैं? नहीं, मैं तो सियासत की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा जी। बाकी तो देखिए, सियासी तौर पे सियासत होती है इंक्लूजन की, लोगों को शामिल करना होता है। मुख्तलिफ आरा के लोग होते हैं जैसे माशरे में होते हैं, वो माशरा जो है वो मुख्तलिफ लोगों पे बनता है, मुख्तलिफ सोचों पे बनता है। उन सोचों को साथ में रख के बेयर मिनिमम कंसेंसस के साथ आप आगे बढ़ते हैं। ये बात जो है इसको समझना ज़रूरी है कि अगर आपने लोगों को साथ लेके चलना है तो लोगों की राय और लोगों की जो उनकी जो इज्जत अफजाई है वो भी होनी चाहिए। लोगों की को ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई डिप्टी कमिश्नर किसी पार्टी में अगर आपको ओहदा मिल जाता है, आप कोई सरकारी ओहदा तो है नहीं, आप कोई कमांडेंट तो लग नहीं जाते। तो डिसिप्लिन रखने का ये सबसे पहले तो डिसिप्लिन अपने ऊपर रखना होता है। बहरहाल वो जिस तरह की सूरत इस वक्त है वो अफसोसनाक है, और इमरान खान साहब को उसका नुकसान है, वो ज़्यादा अफसोसनाक बात है। नहीं, एक तो ये है कि कुछ लोगों की आपस की जो मामलात हैं, इख्तलाफात हैं, या अदम बर्दाश्त जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो हकीकत है।
लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर कुछ लोगों पर इल्ज़ाम लग रहा है ये कंप्रोमाइज़्ड हैं, कुछ लोगों पर इल्ज़ाम लग रहा है कि जी ये जो है खान साहब को छुड़ाना ही नहीं चाहते और ये एक मुस्तकिल महाज़ाराई रखना चाहते हैं। तो ये इसकी क्या वजह आप समझते हैं? ये जिन जिन लोगों पे कॉम्प्रोमाइज होने का इल्जाम लगा है उनकी आप कारकर्दगी देख लीजिएगा। वो लोग हैं जो कि पार्टी को किसी तरफ लेके जा रहे थे, फिर उन पे इल्जाम लगा के ये एक पूरी मुनज़्ज़म सोच है। या तो पुराने कारकुनान हैं जिनको बर्दाश्त नहीं करना, नई क़यादत है ये इनसिक्योर है उनसे, और इसमें केपी में छुपे हुए पंजाब के रहनुमा भी हैं, जैसे आलिया हमजा हैं। आलिया हमजा को लगाया तो पंजाब के रहनुमा जो है खाइफ हो गए, और वो क्योंकि मुतहरिक खातून है, कारकुनान में उनकी इज्जत भी है, पीटीआई फेस भी है। तो ये आप देखिए एक पैटर्न है। शेर अब्दुल मरवत है, उनकी बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर जाते हैं गैर ज़रूरी। लेकिन ये बात अगर आप कहें कि उन्होंने मुतहरिक नहीं किया जब पार्टी की ज़रूरत थी तो गलत होगी। उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ, मुनज़्ज़म अंदाज के साथ पार्टी को उठाया भी, और पार्टी की वजह से उनकी इज्जत में भी बड़ा इजाफा हो। तो ये दूसरे जो लोग थे, अब आलिया हमजा कर रही थी तो लेटेस्ट विक्टिम तो वो हो गई, उनको जैसा से किया गया वो तो कारकुनान क्योंकि उनके साथ खड़े हो गए तो क़यादत को मुंह की खाना पड़ी। वरना जिस अंदाज से उन्होंने उनको पुकारा, ये अंदाज तो शायद अरब साहब हमारे देहात में या हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करते कोई भी इस तरह की माओ बहनों के बारे में। ये फरमाएं कि ये 5 अगस्त की तहरीक या 90 दिन में तहरीक का आप क्या असर देख रहे हैं? ये माजी की तरह होगा या कोई इसका नतीजा निकलेगा? और क्या ख़ास तौर पे पंजाब के अवाम किसी नई तहरीक के लिए, एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार हैं? मैं नहीं, वहाँ पे बंदे भी निकले, खासकर 26 नवंबर को, 4 अक्टूबर को। अब 5 नवंबर को तो डाइल्यूट 90 दिनों की कॉल ने कर दिया है। अब 5 अक्टूबर को, 5 अगस्त को करना क्या है? 5 अगस्त को आपने अभी तक कोई लाइमल तो सामने आया नहीं है, तो और 5 अगस्त तो सर पे आ खड़ी है। अब तारीख तो आपको पता है शाह साहब, आपने तो बड़ी तारीख देखी है, इसमें तो मुख्तलिफ लोग आते हैं। जो कल अलायंस हुआ है उस अलायंस में जिनके पास स्ट्रीट पावर JUI है वो तो शामिल नहीं है, PTI की स्ट्रीट पावर को आने नहीं दिया जाता। बाकी सारे दोस्त जो हैं वो बहुत इनफरादी तौर पे बहुत काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त शख्सियात हैं। लेकिन अगर आप उनको कहें कि महमूद खान अरशकज़ई की कोई फोर्स है या उनके पास कोई स्ट्रीट पावर है, तो नहीं है। अख्तर मेंगल साहब के पास भी नहीं है, मुस्तफा नवाज खोखर साहब के पास भी नहीं है, तो ये बात तो खाकान अब्बासी साहब के पास भी नहीं है, वो तो खैर शामिल भी नहीं थे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें तो अगर अपने तहरीक चलानी है तो बंदों को बगैर तो तहरीक नहीं चलती। लाहौर में ये गए हैं तो तंजीम को उन्होंने अलग कर दिया, उनको उन्होंने शामिल ही नहीं किया। तो जिस पार्टी की तंजीम ही नहीं बुलाई और उसको ही आपने साइड पे कर दिया है, तो फिर आपने पार्लिमानी पार्टी और तंजीम को अलग अलग कर दिया है। अब तहरीक को लीड कौन करेगा, चलाएगा कौन, तहरीक होगी क्या? यानी जलसा करना है, जुलूस निकालना है, रैली करनी है, पहिया जाम करना है, हड़ताल कॉल करनी है, या कवाली नाइट करनी है, या खाना खाना है, किस किस्म की तहरीक चलानी है हमने? ये मतलब कोई पता नहीं है ना अभी तक। अच्छा, तो अभी तक कोई इसका खदोखाल भी नहीं सामने आए। अभी तो सेनेट की टिकटों पे फैसला साहब लड़ाई हो रही थी। एक तो आपके ख्याल में नौमौलूद क़यादत है, वो ज़ाहिर बात है सलमान अकमल राजा के बारे में आप कह सकते हैं या गौहर अली खान के बारे में, लेकिन जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, जुनैद अकबर साहब, यहाँ मलिक अहमद ख़ान बचर साहब, ये तो पुराने लोग हैं, ये 18 की असम्बली में भी थे, उससे पहले के हम देख रहे हैं कि पार्टी के साथ हैं। ये भी कंप्रोमाइज़्ड हैं। ये 90 दिन वाला जो शोशा छोड़ा गया है, ये तो कोई सलमान अकरम राजा ने या नए लोगों में से किसी ने नहीं छोड़ा, ये तो पुराने लोगों ने छोड़ा है। तो इसका क्या आपको फार्मूला नज़र आता है या क्या इसके पीछे साइंस नज़र आती है कि जिसकी वजह से 5 अगस्त की जो तहरीक थी उसको डिल्यूट करना मकसद था और ये 90 दिन का शोशा क्यों छोड़ा गया? वो अपनी हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, और वो डिज़ायर स्टेबलाइजेशन के लिए अगर आप जाके फिर जिस किस्म की तहरीक जो है वो
इंडिया दे रहे हैं फैमिली कि जी जाके कोई इस तरह से कि जी लोग निकल आए और ये हो जाए वो हो जाए, तो उसका डायरेक्ट जो पहला नुकसान है वो तो अली अमीन को और उसकी हुकूमत को होना है। फिर पंजाब से जो लोग वहाँ पे छुपे हुए हैं उनको भी बड़ा मसला है, क्योंकि ज़ाहिर उनकी पनागाह है वो, केपी हुकूमत वाली अमीन के खर्चे पे वहाँ पे सारे पड़े हुए हैं और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी समेत सारे वहाँ पे छुपे हुए हैं और वो आते नहीं है बाहर। तो अगर उनकी ये भी जाए पनाह चली गई तो वो कहाँ जाएंगे? इसलिए वो 90 दिन वो 5 गज की अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो 90 दिन का जो जी टाइम फ्रेम दिया गया है अब पार्टी जो मर्जी करे, जो सलमान राजा है वो तो जिंदगी में कभी ना तजाज पे आया है ना आएगा। अकेला वो आता है, अकेला ही उसने चलना है। उसने वीडियो जो ग्रुप है ये हो गया, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गौहर अली खान तो खैर वो तो बिल्कुल सामने कह देते हैं, वो कहते भी हैं वो शरीफ आदमी है, वैसे बड़ा समझदार अपना सबर वाला आदमी है, वो बदतमीज आदमी भी नहीं है। ये लोग तो कारकुनों की शहादत करा के 12 नवंबर को खुद तो आए नहीं, वीडियो बना के किसी ने माल्टे के बाग से, किसी ने घर में वो गली में घूमते हुए गाड़ी पे बना के, तो लोग तो शहीद हुए हमारे। नहीं फैसल साहब, बात ये है आप इस लीडरशिप की कैपेसिटी पे बात करते हैं। केपी के असेंबली में सेनेट इलेक्शन पे अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब वोटिंग नहीं होगी, और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान थे, पीपल्स पार्टी थी, उन लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, कैपेसिटी तो ऑब्वियसली इन लोगों की है, तभी ये इस मकसद के लिए इन्होंने अंडरस्टैंडिंग की है। और अगर यही अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए, पॉलिटिकल डायलॉग के लिए वो नहीं हो पा रही, तो कैपेसिटी का मसला तो नहीं है, फिर मसला तो कोई और है। नहीं, कैपेसिटी का इसलिए मसला ना कि अली अमीन तो नहीं चाहते ना JUIF के साथ बात हो, ज़रा उनका तो हल्का एक है, उनकी तो लोकल सियासत आड़े आ जाती है। तो अली अमीन तो सख्त मुखालिफ है मौलाना साहब के, इसलिए वो उनके ऊपर तंजो के और वकास अकरम शेख जो उसका स्पोक्स पर्सन ज़्यादा है, अली अमीन के वो पार्टी का स्पोक्स पर्सन तो कम है। वो जो है वो मौलाना के साथ जब भी कोई सियासी अमल होता है उसको ताज करने में सबसे ज़्यादा रोल तो उन्हीं का होता है। तो मौलाना साहब का आप उनको पसंद करें ना करें, लेकिन सियासी मजबूरी PTI की ये है कि इस वक्त PTI के बैनर तले एहतजाज तो नहीं हो सकता। अपोजिशन अलायंस बनाए बगैर आप कैसे आगे चलेंगे? जिस एहतजाज का दिया 5 अगस्त को दिया जा रहा है वो नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि रियासत फुल ताकत से आपको टकरी भी और टकरेगी भी, और स्पेशली जब 12 बंदों की शहादत के बाद भी आप कैपिटलाइज नहीं कर सके तो आपकी कैपेसिटी तो नहीं है ना, काबिलियत भी नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। इस वक्त जो लोग सियासी तौर पे, आपने कुछ लोगों का नाम लिया है, मैं आपको बावसूख अंदाज में ये बता सकता हूँ, मैं आपकी शो में ये खबर दे रहा हूँ कि बहुत सारी पार्टी के तंजीमी अहदेदार पार्टी छोड़ना, वो तंजीम पे नहीं रहना चाहते। उसकी वजह है कि वो उनको बेइज्जत किया जाता है, उनको इख्तियारात नहीं दिए जाते और सारा मलबा उन पर डाल दिया जाता है। वो बिल्कुल खुश नहीं है इस क़यादत के साथ काम करने में, और वो जो ऑफ द रिकॉर्ड हमसे शेयर करते रहते हैं, लोग खुश नहीं है मौजूदा क़यादत से, क्योंकि मौजूदा क़यादत में नाहल क़यादत में ये एबिलिटी नहीं है कि लोगों के साथ लेके चल सके। अच्छा, आपके नुक्ता नज़र क्या है कि अब इमरान खान को छुड़ाने का या तहरीक इंसाफ को दोबारा अपनी हैसियत में वापस लाने का एक ही तरीका है कि अपोजिशन इत्तेहाद हो, वो ज़मीन गर्म करेगा तो फिर होगा? इसके अलावा कोई रास्ता? कानूनी रास्ते बंद हो चुके हैं और सियासी रास्ते भी बंद हो चुके हैं। शाहद साहब, अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा किसी इवेंट का। ये हुकूमत काफ़ी कैपेबल है। अभी देखिए ना, हमारे जो पार्टी की स्ट्रेटजी है उसमें अवामी मसाइल तो हैं नहीं, ना महंगाई की बात करते हैं, ना पेट्रोल की प्राइसेस पे बात करते हैं, ना गंदम स्कैंडल पे बात करते हैं, ना पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी उनकी करप्शन पे बात करते हैं, ना बजट पे बात करते हैं, ना जो हम बाकी जो चीज़ें 7100 चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। देखिए ना, अब इमरान खान साहब ने क्यों अपनी जो रिहाई है, ये मुकदमात है, उनको कभी मुज़ाकरात का या उनका हिस्सा नहीं बनाया। वो समझते हैं कि अगर निज़ाम बहाल होगा, अगर जो मैंने 5 नुकात दिए हैं वो मैंने तमाम पार्टीज के लिए दिए, PTI स्पेसिफिक तो नहीं है, क्योंकि मुल्क में सियासी स्पेस तो ख़त्म हो गई है। अदालतें भी तस्कीर हो चुकी हैं, वो भी सबसर्विएंट हैं, और जब तक एक मुल्क में
आइन बहाल नहीं होगा मुकम्मल तौर पे अपनी असल शक्ल में और रूह के मुताबिक, अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, या इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं होगा, सियासी लोगों पे चाहे वो जिस जमात से भी ताल्लुक़ रखते हैं उनके ऊपर कायम मुकदमात ख़त्म नहीं होंगे। आप ये कह रहे हैं कि अकेले पीटीआई की बस की बात नहीं है कि वो समझा सके मुक्तदरा को, सबको मिलकर नहीं, समझाना मुल्क होगा। जिस करताब में पीटीआई अकेला नहीं कर सकता, कोई भी जमात अकेले नहीं। जी, सही है, कि मुल्क बिल्कुल। जिस करताब में चला गया है जी उसको मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, इंतजामी तौर पे और आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे, अदालती तौर पे मुल्क को अब सब अगर समझने के लोग हैं या देख रहे हैं या मुल्क से किसी को कोई मोहब्बत है, तो फिर तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने ज़ाती डिफरेंसेस जो है पीछे पड़ने। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, हम बिकॉज क्योंकि हम सबसे बड़ी जमात हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, सबसे पॉपुलर जमात है, हमारे कारकुनान मुल्क वाहिद नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। हमें सियासी अतवार भी अपनाने पड़ेंगे, हमें अपना सियासी चेहरा भी सामने रखना पड़ेगा और लोगों के मसाइल और लोगों के को आगे लेके साथ में हम चल सकते हैं। सियासत जो है ठीक। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। आप इजाज़त, प्रोग्राम का टाइम खत्म। बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।